नाजरीन आदाब, अस्सलाम वालेकुम। अल-बलाग के गुफ्तगू प्रोग्राम में आप तमाम का खैर मुक़द्दम है। आज हमारे दरमियान एक बहुत ही खुसूसी मेहमान आए हैं, मोहतरमा शीमा मोहसिन साहिबा, जो वेलफेयर पार्टी ऑफ इंडिया के नेशनल जनरल सेक्रेटरी हैं और साथ ही साथ मुस्लिम ऑर्फनेज के चेयरपर्सन हैं, जिसके तहत कई सारे स्कूल्स चलते हैं। आइए हम आपका इस प्रोग्राम में इस्तकबाल करते हैं, खैर मुक़द्दम है। तो सबसे पहले हम आपसे ये जानना चाहेंगे, क्योंकि आप वेलफेयर पार्टी ऑफ इंडिया की नेशनल जनरल सेक्रेटरी हैं, वेलफेयर पार्टी ऑफ इंडिया के क़याम के बाद 10 साल का सफ़र अभी हो चुका है, तो इसमें वेलफेयर पार्टी की मेन स्ट्रीम इंडियन पॉलिटिक्स में कहाँ तक पेशरफ्त हुई, उस सिलसिले में पॉलिसी लेवल पर इंटरवेंशन WPI की तरफ से क्या रहा है, उस सिलसिले में कुछ हमारे नाजरीन को रोशनास फरमाएं। जी, पहले तो थैंक यू फॉर इनवाइटिंग मी फॉर योर चैनल अल-बलाग। एंड हाँ जी, वेलफेयर पार्टी ऑफ इंडिया वाज फॉर्म्ड इन द ईयर 2011 और हमारा बनाने का एक इरादा था कि इतने सारे पॉलिटिकल पार्टीज होने के बावजूद देयर वाज it was not welfare party was of India is not an addition to those political parties but an alternative. तो हम एक with a vision as well as one ideology we have come into politics. तो हमारे यहाँ जो है अभी फिलहाल 11 रियासतों में 11 स्टेट्स में वेलफेयर पार्टी ऑफ इंडिया हैज बीन फॉर्म्ड और इसके साथ जो है वी आर ट्राइंग आवर लेवल बेस्ट टू गेट टू द बॉटम लेवल ऑफ द प्रॉब्लम, क्योंकि देयर सो मच ऑफ क्रिमिनलाइजेशन है पॉलिटिक्स में। क्रिमिनल्स जो हैं, जो वो लोग आकर सियासत मैदान में आ गए हैं एंड दे आर ऑक्यूपाइंग द इम्पोर्टेंट पोजीशंस इन पार्लियामेंट, इन असेंबलीज। तो उस क्रिमिनलाइजेशन को किस तरह से टैकल करें। कम्युनलाइजेशन ऑफ कोर्स अब तो वही उसी का राज हो रहा है, इतना ज्यादा पोलराइजेशन हो रहा है बिकॉज ऑफ इट। हिंदू मुस्लिम में इश्यूज को लेकर लोगों के सेंटिमेंट्स को उजागर किया जा रहा है एंड द एक्चुअल इश्यूज जो होते हैं, जो जिसके द गवर्नमेंट शुड बी एड्रेसिंग, वो इश्यूज जो है बैक सीट ले रहे हैं, जैसे कि इन्फ्लेशन है, जैसे अनएम्प्लॉयमेंट है एंड देयर आर वेरी अदर इश्यूज दैट नीड टू बी एड्रेस, वो जो है वो बैक सीट ले रहे हैं। And also there has been commercialization of politics which is happening. जिसका पैसा है वही लोग मैदान में आ रहे हैं। तो इस सब से हटकर एक ऑल्टरनेट पॉलिटिकल ऑर्डर, एक ऑल्टरनेट पॉलिटिकल सिस्टम देने के लिए, एक पैराडिम शिफ्ट लाने के लिए वेलफेयर पार्टी ऑफ इंडिया वाज एस्टैब्लिश्ड एंड अल्हम्दुलिल्लाह वी आर डूइंग रियली वेल इन 11 states and as you know in Karnataka also we have taken about 50 लोकल बॉडीज में हमने जीता भी है और 5 कॉर्पोरेशंस में भी हम जीता है। इसी तरह से वेस्ट बंगाल में भी, इन राजस्थान, इन महाराष्ट्र, इन केरला, वी आर अल्हम्दुलिल्लाह हम धीरे धीरे करके वी आर एस्टैब्लिशिंग एंड प्रोग्रेसिंग आवरसेल्व्स। सो चूंकि योर डिपार्टमेंट आपका रिलेटेड है पॉलिसी इंटरवेंशन के रिलेटेड, सो बहुत सारे ऐसे पॉलिसीज हैं जो अभी मौजूदा दौर में इट इज वेरी डिस्टर्बिंग और बहुत ज्यादा मतलब कॉन्स्टिट्यूशन के स्पिरिट के अगेंस्ट है। तो उन पॉलिसीज में किन पॉलिसीज को वेलफेयर पार्टी की तरफ से एड्रेस किया गया है या फिर उन इश्यूज को टेकअप किया गया है और किस लेवल तक इंटरवेंशन वेलफेयर पार्टी का उन पॉलिसीज में रहा? जी, जैसे कि आप जानते हैं पॉलिसी इंटरवेंशन एक बहुत ही इम्पोर्टेंट एरिया है हर पॉलिटिक्स में। हम देखते हैं कि जो पॉलिसीज बनते हैं वो पॉलिसीज ऐसी बननी चाहिए जो देश के लिए हित में हो, जो लोगों के हित में हो। और पॉलिसीज बनने के टाइम द पॉलिसीज मेकर्स, जैसे जो पार्लियामेंट में हैं, जो असेंबलीज में हैं, उनको चाहिए कि जो स्टेक होल्डर्स होते हैं जिनके लिए ये पॉलिसीज बनाई जा रही हैं, उनको किस तरह से आप इन्वॉल्व करें, उनका ओपिनियन जाने। तो देयर शुड बी अ डेमोक्रेटिक वे ऑफ हाउ द पॉलिसीज शुड बी इवॉल्व। और साथ साथ जो पॉलिसीज बनते हैं उसका एक टेस्ट भी करना, एक लिटमस टेस्ट, वेदर इट इज कॉन्स्टिट्यूशनली इज इट करेक्ट, लीगली इज इट स्टैंडिंग आउट। ये सारी चीजें देखकर पॉलिसीज बननी चाहिए। और जब पॉलिसीज आप इंट्रोड्यूस करते हैं पार्लियामेंट में, असेंबली में, होना चाहिए कि दे शुड बी इनफ डेलिब्रेशन, डिस्कशन होना चाहिए और दिस शुड बी अ डिबेट। और अगर कोई भी ऐसी बात होती है कि ये पॉलिसीज में कोई भी यू नीड फर्दर डेलिब्रेशन ऑन इट, तो वहां की स्टैंडिंग कमेटी या सिलेक्ट कमेटी को भेजना चाहिए। लेकिन ऑफ लेट व्हाट आर वी सीइंग कि पॉलिसीज या लॉस जो भी आ रहे हैं धड़ाधड़ पास होते जा रहे हैं जस्ट ऑन द बेनिफिट ऑफ द स्ट्रेंथ ऑफ द पार्लियामेंट्री। और एक पार्टी के ज्यादा होने के
वजह से पॉलिसीज द लॉस आर बीइंग फ्रेम्ड। जैसे कि हमने देखा कि हाउ द फार्म लॉस वर इंट्रोड्यूस्ड इन द पार्लियामेंट, फिर हमने देखा कि लेबर लॉस को किस तरह से किया जा रहा है। तो देयर इज all those things that need to be taken into account where जहाँ पे स्टेक होल्डर्स का मामला होता है, उनको इन्वॉल्वमेंट का मामला होता है, तो वी हैव शुड शो सम अमाउंट ऑफ सेंसिबिलिटीज दिखाना चाहिए, सेंसिटिविटी दिखाना चाहिए, लोगों को इन्वॉल्व करना चाहिए। लेकिन ताज्जुब की बात है कि एक डेमोक्रेटिक कंट्री में जहां पे ये सब कुछ होना लाजिमी है, एक्सेप्ट फॉर सम पॉलिसीज दैट आर पुट इन द पब्लिक डोमेन, ज्यादातर अपने मर्जी के हिसाब से, अपने सुविधा के हिसाब से, या जिन लोगों के लिए आप बना रहे हैं उनको फायदा पहुंचाने के लिए आप लॉस ले आ रहे हैं, आप बिल्स पास कर रहे हैं जो देश की हित में नहीं हो रहा है। और हम चाहते हैं कि जैसे कि अब एजुकेशन पॉलिसी को ही लेकर बात करें तो एजुकेशन पॉलिसीज में भी इतना ज्यादा डिबेट हुआ, अबाउट 6000 पेजेस कुछ रिपोर्ट बनाई गई, और ये भी कहा गया कि हमने पब्लिक प्लेटफॉर्म में डाला, पब्लिक डोमेन में डाला, इतने लोगों ने पार्टिसिपेट किया, लेकिन जो पार्टिसिपेट किए और जिन्होंने अपने मशवरे भेजे, वो सजेशंस को क्या आपने इनकॉर्पोरेट किया है? वो नहीं हुआ है। और जो आप चाह रहे हैं कि एक हिंदू राष्ट्र बनाया जाए, उसकी आइडियोलॉजी में को मद्देनजर रखते हुए आप ऐसे एक एजुकेशन पॉलिसीज ला रहे हैं जहां पे संस्कृत के एम्फोसिस दिया जा रहा है, और जो साइंटिफिक टेम्पर होना चाहिए जिससे बच्चों का दिमाग खुलता है एंड दे कैन रीजन आउट एंड दे कैन क्वेश्चन, वो खत्म करके आप एक एशियंट आइडियोलॉजी की ओर जा रहे हैं, विच इज नॉट वेरी गुड, इट इज डेट्रीमेंटल। और हमारे बच्चे जो हैं दे आर डूइंग रियली वेरी वेल। आप जाएं बाहर के देशों में देखें तो भी हमारे बच्चे वे परफॉर्मिंग रियली वेल। अब जिस तरह से आप उनको एजुकेट कर रहे हैं और जिस तरह से आप आगे की नस्ल जाएगी, तो आई डोंट थिंक दे विल बी कॉम्पिटेंट इनफ टू कम्पीट विद द other countries. So where are we? कहाँ पे हम पीछे जा रहे हैं? We need to check out on these things also. Similarly, there are many other policies also in which we have taken up for example, the health policy के बारे में भी हमने देखा है कि we have also returned to the government, to the Ministry of Health and Family Welfare, Ministry of Education को भी लिखा है, Ministry of Labor को भी लिखा है हमने। और एक अच्छी बात ये भी हुई कि जब the Law Commission had put forth one consultation paper, जहां पे उन्होंने पूछा था कि किस तरह से इलेक्शन लॉस में किस तरह से रिफॉर्म आना चाहिए, तो वेलफेयर पार्टी ऑफ इंडिया वाज वन ऑफ द पार्टीज विच रोट कि हम अपने सजेशंस भी भेजे थे, एंड विच वाज एक्नॉलेज्ड बाय द इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया एज सेइंग दैट इट वाज जस्ट कांग्रेस एंड वेलफेयर पार्टी ऑफ इंडिया विच पार्टिसिपेटेड इन दिस हेल्थी डिस्कशन एंड दे पुट फोर्थ सम वेरी गुड सजेशंस बिफोर द कंट्री। इस पर हम आपको मुबारकबाद देते हैं। इसमें बहुत सारा के पॉलिसीज हैं जो बिल्कुल इस तरह से देखा जाता है कि इम्पोज किया जा रहा है पार्लियामेंट में। हम पिछला अगर ट्रैक रिकॉर्ड देखेंगे पार्लियामेंट में, तो ऑलमोस्ट 70 to 80% ऑफ बिल्स वेर यूज्ड टू सेंड टू पार्लियामेंट्री स्टैंडिंग कमिटीज। अभी वो रेशियो कम होकर 10% के करीब आ गया है, और ऑलमोस्ट 80 to 90% पॉलिसीज जो लॉज बनाए जाते हैं, जो बिल्स हैं, वो डायरेक्टली पार्लियामेंट में इंट्रोड्यूस किए जाते हैं और उसमें ज्यादा डेलिब्रेशन भी नहीं होता, डायरेक्टली वो पास हो जाते हैं। और कुछ कानून ऐसे हैं जो पार्लियामेंट में इंट्रोड्यूस किए बगैर ऑर्डिनेंस के जरिए से उसको जिस मुद्दत तक वो बरकरार रख सकते हैं उसको इम्प्लीमेंट किया जा रहा है। तो इस सिनेरियो में वेलफेयर पार्टी ऑफ इंडिया की जानिब से इसको एड्रेस करने के लिए मुख्तलिफ जो ऑलरेडी पार्टीज पार्लियामेंट में हैं उनके साथ क्या डेलिब्रेशन चल रहा है या जी, फॉर एग्जांपल व्हेन इलेक्टोरल बॉन्ड्स पास्ड, ऐसे बहुत सारे लॉस बिल्स जो आप बता रहे हैं कि विदाउट एनी डिस्कशन, विदाउट डेलिब्रेशन, विदाउट डिबेट्स इन द पार्लियामेंट एंड वेल एज इन असेंबली आर बीइंग पास्ड, एंड धड़ाधड़ पास हो रहे हैं। सो मेनी ऑफ देम आर पास्ड, there's no time given for the ministers to even study the bills. ऐसे situation में we try our best to involve the other political leaders also. We write to the Rajya Sabha when electricity bill was passed. तो हमने मुख्तलिफ राज्य सभा मेंबर्स को लिखा कि देखिए जब आपके यहाँ जब ये बिल प्रेजेंट होगा राज्य सभा में, तो you please intervene and stand up against it because this bill is going to directly affect the farmers.
और ये इसको जो है इसको खत्म, इसको स्टॉप करना है, इसको पास नहीं होना देना है। तो इस तरह से हम जितने भी बिल्स आते हैं जो हमारे नजर में आ जाते हैं बिफोर इट इज बीइंग पास्ड, तो हम वी ट्राई टू इन्वॉल्व दोस मिनिस्टर्स हु आर ऑलरेडी प्रेजेंट इन द लोक सभा एज वेल एज इन राज्य सभा, एंड वी राइट टू देम एंड ब्रिंग देयर नोटिस आल्सो, एंड वी इवन इन सम केसेस वेयर द स्टेट गवर्नमेंट का ओपिनियन होना जरूरी है फॉर द पासिंग ऑफ दैट एक्ट, तो हम वी राइट टू द state governments also, because we believe in federalism, whereas the states also should take part, their opinion also should be considered. So that there is this kind of authoritarian or totalitarian government जो हम आज हमारे इंडिया में देख रहे हैं, उसको चेक किया जाए with a very strong opposition. तो हम opposition, we will try to get into the parliament in the assembly as our struggle is जारी है, लेकिन इसके जब तक हम वहां तक नहीं, वहां पहुंचकर खुद ये काम नहीं कर सकते, तब तक हम जो प्रेजेंट अपोजिशन है उसको स्ट्रेंथन करने की कोशिश करेंगे. वी राइट टू देम, वी ड्रॉ द अटेंशन टुवर्ड्स व्हाट इज रॉन्ग इन दैट बिल या जो एक्ट होने जा रहा है, उसमें क्या क्या गलतियां हैं वो भी उजागर करके दिखाते हैं और उनके ध्यान बढ़ाते हैं और उनसे गुजारिश करते हैं कि ये जनता के हित में, देश के हित में इस बिल को, इस एक्ट को मंजूर ना करें. एटलीस्ट इतना करें कि दिस एक्ट और दिस बिल शुड गो टू द सिलेक्ट कमेटी या सिलेक्शन parliamentary committees, so that there is more deliberation, there is more discussion, and a good bill is passed and becomes an act in this country. तो बिलखुसूस 3 पॉलिसीज के सिलसिले में हम आपसे जानना चाहेंगे. एजुकेशन पॉलिसी के सिलसिले में आपने कुछ बात रख दी है. दूसरा, वुमेन्स का पार्टिसिपेशन के सिलसिले में वुमेन रिजर्वेशन बिल, एक जमाने से ये पार्लियामेंट्री स्टैंडिंग कमेटी में रोकी हुई है, उसको पास नहीं किया गया. 33% रिजर्वेशन की बात होती है, तो उस मुद्दे पर हम आपसे जानना चाहेंगे. फिर इसके बाद आखिर में इलेक्टोरल बॉन्ड के सिलसिले में बिलखुसूस जानना चाहेंगे कि इट इज यूजुअली सेट के वो बिल्कुल लीगलाइज्ड करप्शन है, एक आम जुमला जो कहा जाता है. तो इन तीनों अमूर पर, तीनों पॉलिसीज पर आपकी राय जानना चाहें. खैर, एजुकेशन पॉलिसी के बारे में मैंने आपसे पहले ही बात कर चुकी है कि द एंटायर एजुकेशन सिस्टम को है वो अलग इससे कर रहे हैं. बच्चों को देयर आर मल्टीपल एंट्रीज होते हैं, मल्टीपल एग्जिट्स हो रहे हैं, एंड बच्चों को स्किल डेवलपमेंट की इससे स्कूलों से मतलब they are seeing that the children are do not complete, don't get themselves educated and reach higher levels. तो छोटे छोटे स्कूल क्लासेस में ही उनको they are sending them out of the education stream. जब तक हम इतना कोशिश कर रहे थे कि inclusive education हो, बच्चे from deprived sections of the society education stream में आए और उनका मुस्तकबिल अच्छा करे और एक जनरेशन improve हो जाए, तो उससे हटाया जा रहा है. और साथ साथ मैंने ये भी बताया आपको कि किस तरह से संस्कृताइजेशन ऑफ एजुकेशन दैट इज हैपनिंग, और इसकी वजह से जो है दोस रिलीजियस ग्रुप्स, स्पेशली द मुस्लिम्स, द क्रिश्चियंस, जो एक मेन स्ट्रीम में आ रहे थे, वो इससे हट जाएंगे व्हेन दिस काइंड ऑफ अनसाइंटिफिक और या रिलीजियस डॉगमास में अगर आप बच्चों को इन्वॉल्व करेंगे. फॉर रिसेंटली मैंने वो भी देखा कि वेदास पढ़ाए जा रहे हैं इन इंजीनियरिंग टेक्स्ट बुक, कुछ 5,000 वगैरह अमाउंट भी फिक्स किया है उस एजुकेशन, उस टेक्स्ट बुक, इंजीनियरिंग टेक्स्ट बुक में. आई डोंट अंडरस्टैंड कि वेदास का क्या काम है यहाँ पे. आई एम नॉट सेइंग वेदास इज नॉट समथिंग उसको पढ़ना नहीं चाहिए, जरूर पढ़िए आप. इट्स अ रिलीजियस बुक, अगर पढ़ना है तो जिनको पढ़ना है, जिसको इंटरेस्ट है डिफरेंट कंपैरेटिव रिलीजन पढ़ने के लिए या कुछ भी हिंदुइज्म के ऊपर रिसर्च करने के लिए, वो लोग पढ़ें. लेकिन एजुकेशन में जहाँ पे आप इंजीनियरिंग पढ़ा रहे हैं बच्चों को, वहां पे आप इस तरह से रिलीजियस टेक्स्ट आप इम्पोज करेंगे तो अ मेजर सेक्शन ऑफ द स्टूडेंट्स इससे अलग हट जाएंगे और दे विल नॉट कंटिन्यू विद द एजुकेशन. तो ये रहा एजुकेशन. इसी से जुड़े हुए और 2 चीजें हैं कि कम्युनलाइजेशन एजुकेशन के सिलसिले में जो हो रहा है कि एक तरफ हिजाब पर पाबंदी की जाती है और दूसरी तरफ गीता को इंट्रोड्यूस किया जाता है. और इसी तरह एक और मामला जो है कि फेडरल स्ट्रक्चर को उसमें वहां पर न्यू एजुकेशन पॉलिसी में बहुत ज्यादा डैमेज किया गया है.
तो इन दोनों एस्पेक्ट्स पे भी एजुकेशन पॉलिसी हाँ जी, जरूर ये है कि बच्चे जो है अब एजुकेशन हासिल करने के लिए बच्चे अगर हिजाब पहन कर आते हैं तो हिजाब इज वेरी पर्सनल एंड अ वेरी प्राइवेट थिंग। इससे द एजुकेशन को किस तरह से, हाउ इज इट इम्पैक्टिंग द एजुकेशन, कोई इट इज नॉट इम्पैक्टिंग इन दैट वे दैट इसको ही बैन ही किया जाए। तो बच्चे आकर पढ़ रहे थे, इससे पहले भी पढ़ रहे थे, एंड देयर वाज नो दैट काइंड ऑफ डिस्क्रिमिनेशन दैट वाज हैपनिंग। एंड जैसे कि आपने सच्चा कमिटी से अगर उठाकर आप देखें कि एजुकेशन में बच्चे, मुस्लिम चिल्ड्रन वेर फार बिहाइंड, एंड ऑफ लेट वो बच्चे इंक्लूसिव एजुकेशन की ओर आ रहे थे, एंड वी आर सीइंग बच्चे पढ़कर आईएएस ऑफिसर्स बन रहे हैं, डॉक्टर्स, इंजीनियर्स बन रहे हैं। तो ऐसे बच्चों को आप सिर्फ हिजाब के नाम लेकर, जस्ट बिकॉज आप इंटॉलरेंट हो गए हैं, आप एक कम्युनिटी को एक्सक्लूड करना चाह रहे हैं, उनको सेकेंड क्लास सिटीजन्स बनाकर रखना चाह रहे हैं। आपने इस तरह सा एक माहौल बनाया है जहां पे स्कूल्स विच वेर द प्लेसेस जहां पे यू नॉट थिंक of which religion or which community caste these children were, सब मिलकर एक साथ बढ़ रहे थे और देश डेवलप हो रहा था, क्योंकि बच्चे उस देश के आगे बढ़ रहे थे। वो वहां पे आपने ये पॉइजन आपने छोड़ दिया है। अब जो स्कूल्स एंड कॉलेजेस विच आर द एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस जहां पे इंक्लूसिव डेवलपमेंट हो रहा था, दैट इज बिकमिंग वॉर जोन्स, विच इज वेरी अनफॉर्चुनेट। रहा इससे अब सैफरनाइजेशन ऑफ एजुकेशन तो पहले से भी धीरे धीरे से हो रहा था, लेकिन अब चूंकि ये गवर्नमेंट इसमें आ गई, सेंटर में है, तो सैफरनाइजेशन इज हैपनिंग रैम्पिडली। यू आर टॉकिंग अबाउट फेडरलिज्म इज बीइंग अबैक्ट, हिंदी वाज नॉट, सर्टेन कंट्रीज डू नॉट एक्सेप्ट, इनको पढ़ने में दिक्कत होती है, तो दे शुड बी अपॉर्चुनिटी फॉर दोज चिल्ड्रन ऑफ द सदर्न स्टेट्स टू लर्न इन द लैंग्वेज विच दे आर कंफर्टेबल इन। तो उनके ऊपर इस तरह से हिंदी संस्कृत को इम्पोज करना इज नॉट अ वाइज थिंग। तो ये सेंट्रल गवर्नमेंट इज नॉट इवन कंसिडरिंग, फेडरलिज्म स्पिरिट तो है नहीं इनके पास, और एजुकेशन जो है इट कम्स इन द कंकरेंट लिस्ट, उसको आप सेंट्रल लिस्ट में लाकर सेंट्रल लॉ की तरह से इम्पोज किया जा रहा है, विच इज नॉट इन द हेल्थी स्पिरिट ऑफ द कंट्रीज प्रोग्रेस एंड डेवलपमेंट। तो बाकी दो पॉलिसीज जिसका मैंने जिक्र किया, वुमेन्स विमेन्स बिल जो है 33% रिजर्वेशन देना था विमेन को, सो दैट विमेन विल बी पॉलिटिकली एम्पावर्ड। ये सिलसिले में है, सारे गवर्नमेंट्स ने वादे तो बड़े बड़े किए थे, लेकिन कांग्रेस के जमाने से में भी उन्होंने भी ये बिल को मंजूरी नहीं दी, मतलब दे कुडंट टेबल इट अक्रॉस एंड दे कुडंट पास इट एंड इट डिड नॉट बिकम अ लॉ। 50% ऑफ रिजर्वेशन इज बीइंग गिवन एट द लोकल बॉडीज, लेकिन पार्लियामेंट में या असेंबलीज में जहां पे बातें तो बड़ी होती हैं कि विमेन को एम्पावर करें, विमेन आर गुड, हर फील्ड में होना चाहिए, एंड दे आर मल्टीटास्किंग, या और सारे बातें होने के बावजूद भी पॉलिटिकल पार्टीज व्हेन इट कम्स टू गिविंग सीट्स, गिविंग टिकट्स टू देयर वुमेन, तो वो बहुत ही कंजूसी करते हैं, एंड दे डोंट अलाउ, बिकॉज अपने आप को ही प्रोजेक्ट करने में वो लगे रहते हैं। एंड अ मेजर सेक्शन 50% ऑफ द पॉपुलेशन हु कैन बी देयर टू चेंज द कंट्रीज पॉलिटिकल ऑर्डर, उनको आप डिप्राइव कर रहे हैं, विच इज वेरी अनफॉर्चुनेट। वेलफेयर पार्टी ऑफ इंडिया इज स्ट्राइविंग कि अगर वी रीच द पार्लियामेंट और वी आर इन द पोजिशन टू मेक द एक्ट, तो हम 50% ले आएंगे। हम 33% के बारे में बात नहीं करें, 50% पॉपुलेशन है तो 50% विमेन का रिप्रेजेंटेशन भी होगा इंशाल्लाह। आखिरी में इलेक्टोरल बॉन्ड के सिलसिले में आप पॉलिसी लेवल पर वेलफेयर पार्टी की तरफ से क्या इंटरवेंशन हो रहा है, इसको रोकने की क्या कोशिशें हो रही है? सुप्रीम कोर्ट में ऑलरेडी कुछ पिटिशंस है, लेकिन उस पर कोई सुनवाई नहीं हुई है, तो इस सिलसिले में पब्लिक ओपिनियन क्रिएट करना, ये जो छुपा हुआ करप्शन है, ये लोगों के सामने उजागर करना, इसके सिलसिले में क्या कोशिश है? जी, इलेक्टोरल बॉन्ड्स के बारे में यही कहा जाता है कि देयर इज नो ट्रांसपेरेंसी, कौन डोनर्स है इसके बारे में ये रिवील नहीं करेंगे, लेकिन ये एक ही पार्टी को इससे बेनिफिट मिल रहा है, एंड दैट इज बीजेपी। तो इससे जो हो रहा है कि देयर इज अनइक्वल काइंड ऑफ अ कंपटीशन दैट इज हैपनिंग, और हम लोग वी आर फाइंडिंग वेलफेयर पार्टी ऑफ इंडिया, इस तरह से मुख्तलिफ अलग पॉलिटिकल पार्टीज आर फाइटिंग a very unequal battle.
तो इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया जो है एक ऑटोनमस बॉडी है, उसको इट शुड टेक अकाउंट ऑफ दिस एंड से कि ये जो करप्शन जो जैसे आप कह रहे हैं मास करप्शन हो रहा है, दैट शुड बी पुट टू एन एंड एंड दिस इज आल्सो लीडिंग टू क्रोनिक कैपिटलिज्म बिकॉज दोज हु आर गिविंग इन्वेस्टिंग विद द बीजेपी पार्टी वो पता नहीं कि किस लेवल पे उनकी साझेदारी होगी और किस तरह से पॉलिसीज उनके फेवर में बनते जा रहे हैं। तो दिस नीड्स टू पुट वी नीड टू पुट एन एंड टू इट। लोगों का जो ओपिनियन बिल्ड करने में वी ट्राई आवर लेवल बेस्ट बिकॉज वी बिलीव दैट 38% या कुछ वोटेड फॉर बीजेपी, द रिमेनिंग 62%, yeah, 62% did not vote for BJP. So the 62% are not in favor of all the kind of policies that this government is bringing forth. So we need to tap this 62% and try to make them understand ki how this party is not just against one section of the society, but it is against the development and progress and against democracy and constitution also. So we need to educate the people. The more we interact with the people, the more we go to the grassroots level और लोगों को समझाने की in easy terms, बड़े मुश्किल बोझिल लैंग्वेज में अगर बोलेंगे तो लोग समझेंगे नहीं। उनकी जुबान में अगर हम ये बात रख पाएंगे तो अल्हम्दुलिल्लाह those days will not be very far off wherein हम will be able to get a majority of people और उनको हम politically educate कर सकेंगे। तो जज़ाकल्लाह, थैंक यू वेरी मच। वी होप कि इस तरह से मुख्तलिफ पार्टीज जो अपोजिशन में काम कर रही हैं वो अवाम की आवाज़ उठाएंगे और अवाम के जो मसाइल है उसके सिलसिले में जो पॉलिसीज़ बनाए जा रहे हैं उसमें जो मुनासिब इंटरवेंशन होना है, डिलिब्रेशन होना है, कंसल्टेशन होना है, स्टेक होल्डर्स को कॉन्फिडेंस में लेना है, ये तमाम काम अंजाम देने के लिए हुकूमत को मजबूर करेंगे। जज़ाकल्लाह खैर। आज के इस अलबलाग के गुफ्तगू प्रोग्राम में हम आपका बहुत शुक्रिया अदा करते हैं कि आपने इस प्रोग्राम में शिरकत फरमाई। आपको ये प्रोग्राम कैसा लगा आप कमेंट्स में जरूर बताइए और इस प्रोग्राम को लाइक करिए।